जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। कैसे अब लोगों की फैमिली भी खतरे में आने लगी है आर्बिट्रेशन के अवार्ड के चलते। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। पिछले कुछ महीनों से मेरे को बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, वो मैसेज कर रहे थे, बता रहे थे कि मान लेते हैं कि हमारे नाम पे कोई लोन चल रहा है और हमारे नाम का कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो चुका है, लेकिन ना तो मेरे पास कोई अकाउंट है, ना कोई जॉब है, और मैंने अपना घर भी चेंज कर दिया है। अब मेरे नाम पर कोई मूवेबल एसेट भी नहीं है, ठीक है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई अपना कोई और चीज़ है, समझ रहे हो। तो बैंक मेरे ऊपर क्या एक्शन ले सकती है, किस प्रकार से बैंक हमारे ऊपर कोई भी एक्शन कर सकती है। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आपको ना मैं बहुत ही क्लियर कट बताता हूँ एक चीज़। अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट घटा था, उसी से आप लोग समझो, उसी से समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से आपके ऊपर और क्या क्या एक्शन हो सकते हैं और आपकी फैमिली को इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो साथियों, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो अपना क्या कहते हैं, पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। उनके नाम पे कुछ लोन चल रहे थे, एक आईसीआईसीआई बैंक से था और एक हमारा एचडीएफसी बैंक से। उनके दो लोन थे, टोटल कुल मिला के 11 साढ़े 11 लाख रुपए उनके बन रहे होंगे। अब किसी कारणवश उनका लोन डिफॉल्ट हो गया, जॉब वगैरह चली गई थी उनकी और वो लोन की रीपेमेंट कर नहीं पाए। उनको नोटिस वगैरह रिसीव हुए, तो उस टाइम पे उनकी हालत थोड़ी ख़राब थी, तो उस टाइम पे रिप्लाई वगैरह भी नहीं लिखवा पाए उस नोटिस वगैरह का। तो अब हुआ क्या कि उनके नाम का अवार्ड पास हो गया, ठीक है। अब जब अवार्ड पास हुआ तो इन्होंने उस अवार्ड का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया, उसके खिलाफ भी कोई चैलेंज नोटिस वगैरह फाइल नहीं करा, क्योंकि पैसे थे नहीं इनके पास। अभी इनकी हाल फिलहाल में जॉब वगैरह लगी, सब चीज़ें हुई, लेकिन जॉब जो ऐसी जगह लगी, इन्होंने जानबूझ के ऐसी जगह जॉब करी थी, वही 10-15 हज़ार रुपए की इनकी नौकरी थी। तो वहां पर इनको कैश हाथ में मिल जा रहा था, तो उससे ना कोई पीएफएसआई वगैरह कट रहा था, ना उनको सैलरी अकाउंट में आ रही थी। तो कोई चीज़ का डर नहीं था। लेकिन वही चीज़ है, आप लोग जानते ही हो कि कोई ना कोई परेशानी कहीं ना कहीं से आती है। आप लोगों को लगता है कि यहाँ से मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो सकती, वहां पर भी दिक्कत खड़ी हो सकती है। अब कई भाई लोग इसमें पूछेंगे क्या हुआ, उनके मूवेबल एसेट नीलाम हो गए, उनकी अटैचमेंट हुई? नहीं, उस बंदे ने एड्रेस भी चेंज कर लिया था, रेंट पे रहता था, रहने वाला कहीं और का था, काम वगैरह की वजह से गया हुआ था, फैमिली के साथ वहाँ पर रहता था। अब जब 2-4 महीने नौकरी वगैरह नहीं चली, तो दूसरी जगह इसने चेंज कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहाँ से इनके मूवेबल एसेट भी नीलाम नहीं हो पाए। अब दिक्कत क्या आई? अब सबसे बड़ी दिक्कत एक आई कि जो इनकी फैमिली के अकाउंट थे, जो इनकी फैमिली के अकाउंट थे, इनकी मदर का अकाउंट था, इनकी वाइफ का जो अकाउंट था, वो अकाउंट्स भी फ्रीज हो गए और उन अकाउंट के अंदर एक्चुअली में पैसे पड़े हुए थे। जो इनके थोड़े बहुत पैसे थे ना, कि घर खर्चे के या फिर बाकी सारी चीज़ों के, इन्होंने बचा के आगे सेटलमेंट के लिए रखे हुए थे, तो वो पैसे इनके उस अकाउंट में रखे हुए थे। अब कई भाई लोग ये सोच रहे होंगे कि इनकी फैमिली के अकाउंट किस तरीके से और कैसे फ्रीज हो गए, ये क्या वजह हो गई, क्या तरीका ये। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को एक क्लियर कट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है ना, वो सिर्फ एक व्यक्ति पर सीमित नहीं रहता। अगर आपके लोन के अंदर आपके कोई गारंटर हैं, समझे, कोई गारंटर, कोई को गारंटर है या फिर कोई को बोरोवर है, तो वो भी इसके अंदर 100% लपेटे में आते हैं। उनका सिविल भी खराब होता है, और अगर अवार्ड पास होता है या फिर कोई केस होता है, मान लेते हैं कोई सेक्शन 25 का या फिर कोई चेक बाउंस का केस फाइल होता है, तो वो भी उस केस के अंदर 100% आएंगे। क्यों? क्योंकि जब लोन लिया गया था, जैसे मान लेते हैं आपने कभी भी लोन लिया हो 2-4 साल पहले, या फिर जब भी अभी लिया हो कुछ महीने पहले, ठीक है, किसी कारणवश आपका डिफॉल्ट हो रहा है, तो मेरे भाई एक चीज़ जान लो, जो गारंटर होता है ना या फिर को बोरोवर होता है, उन्होंने अपनी 100% लाइबिलिटी दे दी है कि अगर ये बंदा पे नहीं करेगा तो हम पे करेंगे। जितनी लीगल कार्रवाई उस पर हो सकती है, उतनी ही लीगल कार्रवाई इन पर भी हो सकती है। अब लोग गलती क्या करते हैं, कई बार क्या होता है ना, जो आर्बिट्रेशन के नोटिस वगैरह रिसीव होते हैं या फिर आपको कोई कोर्ट से समन आता है, आपको कोई भी कोर्ट से समन आता है या फिर कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस वगैरह आता है, तो वहां पर अक्सर ये होता है कि जो मेन बोरोवर होता है ना, उसी का नाम लिखा होता है, उसके नाम के आगे अदर्स लिखा होता है, ठीक है, या फिर आगे कई बार ये अदर्स भी नहीं लिखते, खाली बंदे का नाम लिखा रहता है। तो ऐसे में बंदे को पता ही नहीं चल पाता कि ये जो लोन है, इसमें अकेले मेरे साथ नहीं, मेरी फैमिली को भी काउंट करा जा रहा है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर वहाँ पर अदर्स आ रहा है या फिर किसी भी तरीके से और लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, तो 100% है कि उन बंदों की भी कैटेगरी वहाँ पर आएगी। उन बंदों के जो अवार्ड पास होगा वो उनके खिलाफ भी होगा, अकाउंट्स उनके भी फ्रीज हो सकते हैं, सैलरी उनकी भी अटैच हो सकती है,
और जो पीएफएसआई से उनका कटता है पैसा वो सैलरी अटैचमेंट के साथ में या फिर मूवेबल एसेट के साथ में उनके भी नीलामी हो सकती है। अब जितने भी अक्सर बड़े लोन होते हैं 5 लाख के, 6 लाख के, 10 लाख के, उनके अंदर गारंटर या फिर को बोरोवर हमेशा ही इंक्लूड होता है। ज़्यादातर केसेस में तो होगा जब सैलरी कम होती है ना लोगों की। कई लोग बोलते हैं ना सर कि सर मेरा 5 लाख का है, 10 लाख का है, मेरे में कोई बोरोवर नहीं है। तो मेरे भाई या तो तुम्हारी सैलरी ज़्यादा होगी, इस बंदे की सैलरी कम थी तो इसे को बोरोवर और गारंटर देने पड़े। बाकायदा इन्होंने अपनी मदर को गारंटर लगाया, वाइफ को बोरोवर एक तरीके से लगा दिया, और को गारंटर मान के चल लो या को बोरोवर जो भी मान के चल लो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उनको लगाया गया वहाँ पर। अब जब लगाया गया तो लाइबिलिटी भी उनकी पूरी बनती है, समझे। अवार्ड में या फिर केसेस के अंदर कई बार उनके नाम से कोई भी नोटिस रिसीव होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कंसीडर करा जाता है, वैसे कई केसेस में हो भी जाता है, लेकिन 90% केसेस में नहीं होगा। आपको नोटिस आएगा तो वहाँ पर आपके नाम के आगे अदर्स लिख देंगे, ख़त्म कहानी, या फिर एंड लिख देंगे, समझे। क्यों नहीं लिखते उसके आगे, क्यों नहीं बढ़ाते? सिंपल कारण ये है क्योंकि उनकी ड्राफ्टिंग की फीस ज़्यादा जाती है, और दूसरी बात ये है कि बंदे को उल्लू बनाना भी आसान हो जाता है। अब एक आर्बिट्रेटर है, उसको ये पता है कि अगर मैं 3 जगह अलग नोटिस उनको भेजूंगा तो वो तीनों जगह से अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे भेजूँ मेन बंदे को, ठीक है, तो हो सकता है कि भाई साहब ये अपना ऑब्जेक्शन डाले, अपना डालेगा, या फिर कई बार क्या होता है कि 3 बंदे हैं तो 2 को भेज देंगे। तो एक बंदा अपना ऑब्जेक्शन डालता है तो दूसरे का नहीं पढ़ पाता, या फिर अगर आप तीनों मिला के डाल रहे हो तो एक ना एक दिन आपसे कोई ना कोई चूक हो ही जाएगी, इतनी भी छोटी सी भी। और केसेस के अंदर भी ये होता है, जैसे मान लो कलकत्ता में कोई केस फाइल कर दिया सेक्शन 25 का, अब वहाँ से आपको रिसीव होगा तो वहाँ तो चलो 90% चांसेस हैं कि आपको अलग अलग समन रिसीव होंगे, ठीक है। लेकिन कई बार लोगों को साथ में रिसीव होते हैं, तो वहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि हमें दूसरे बंदे को जाने की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरे बंदे की बेल ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है। अगर 3 बंदे हैं तो तीनों को सेम लाइबिलिटी है, अगर 2 बंदे हैं तो दोनों की सेम लाइबिलिटी है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि भाई उनके अकाउंट फ्रीज हो गए तो अब क्या चाह रहा है? अब यही चाह रहा है अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, एक अपील लगानी पड़ेगी, और उसके बाद फिर जाके इनके कहीं पर अकाउंट अनफ्रीज होंगे, ठीक है। सेटलमेंट करनी पड़ेगी आगे चल, आज नहीं तो 6 महीने बाद करनी पड़ेगी, लेकिन तब तक के लिए टाइम लगता है। अब जैसे मान लो कुछ दिन पहले इनका अकाउंट वगैरह फ्रीज हुए थे, अभी एप्लीकेशन लगाई है, अगली डेट मिलेगी 15 दिन के बाद की, उसके बाद नेक्स्ट डे कम से कम 1-2 डेट के बाद इनके अनफ्रीज होंगे, तो उसके अंदर 1.5-2 महीने आराम से चले जाते हैं, समझे। तो मैं आप लोगों को फिर कहता हूँ कि अगर आर्बिट्रेशन के नोटिस किसी को रिसीव हो रहे हैं, को बोरोवर को हो रहे हैं, बोरोवर को हो रहे हैं, तो आप लोगों को दोनों की लाइबिलिटी बनती है मेरे भाई, कि आपको ऑब्जेक्शन देना ही देना है। किसी एक बंदे ने भी अगर छोड़ दिया अपने एंड से, अगर वहाँ से ऑब्जेक्शन आप ये कर सकते हो, देखो कंबाइन कर सकते हो। मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर तुम ऑब्जेक्शन दे रहे हो तो आप कंबाइन करके कर सकते हो। वहाँ पर क्या होता है कि आप सीधे लिखवा सकते हो कि मैं बोरोवर हूँ, ये को बोरोवर है, दोनों के साइन, दोनों की जो भी मोहर वगैरह है वो मरवा के आप भेज सकते हो, उसके बाद फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर एक सिंगल बंदा, जैसे बोरोवर जो है वो अपना सिंगल ऑब्जेक्शन डालता है अपने नाम से या फिर अपने नाम से करवाता है, और को बोरोवर नहीं करवा रहा, को बोरोवर कोई भी हो, आपकी वाइफ हो, आपकी मदर हो, और वो नहीं करवा रहा, तो मेरे भाई सीधी बात है, आपके वाइफ के या फिर आपकी मदर के नाम पे अवार्ड पास हो सकता है, और फिर जो अवार्ड पास होगा ना वो तीनों बंदों को इफेक्ट करेगा, चाहे किसी एक के नाम पे भी हो जाए। क्यों हो जाए? आप बोलोगे कि मैंने तो ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है, मेरे नाम पे तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई अवार्ड पास हुआ है, आप तब सबमिट करोगे ना वहाँ पर जाके, जब कोर्ट जाओगे अपील लगाओगे, और कोर्ट में मैंने आपको बता दिया कि 1.5-2 महीने जाएगा। तो इसलिए किसी भी नाम से अगर कभी भी आपको कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है या फिर कोई भी समन आ रहा है, तो आपको उसमें ऑब्जेक्शन अपना देना 100% अनिवार्य है। नहीं देते हो अवार्ड को झेलोगे। कोई एक का भी अगर पास हो गया तो बहुत ज़्यादा परेशान होगी, बहुत दिक्कत होगी। जो जिन बंदों के एक से ज़्यादा को बोरोवर या बोरोवर होते हैं उनको 100% दिए दिक्कत ज़रूर आएगी। आप लोग लिख के ले लो चाहो तो, ठीक है। इन फ्यूचर में आप बेशक एड्रेस चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, अकाउंट्स चेंज नहीं कर पाओगे। जो आपका पैन नंबर है ना, उससे आपके अकाउंट्स में 1 हो 10 अकाउंट हो, सारे फ्रीज हो सकते हैं। तो मैं आप सभी पे कहूँगा आप लोग ऑब्जेक्शन ज़रूर लिखें, ठीक है। यही आज के वीडियो का मेथड था, यही आप लोगों को बताना था, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है। ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप से हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। जय हिंद।